हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आगे थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, बाउंड्री बाउंड्री के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें डायथर्मिक, एडियाबेटिक बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री, नॉन रिजिड बाउंड्री, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आगे हम लोग पढ़ने से पहले जो पीछे की चीज़ें हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है। ठीक, सिस्टम क्या होता है? तो जिस चीज को भी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो हमारे लिए सिस्टम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको एक बोतल का एग्जाम्पल दिया था कि बोतल में जो ठंडा पानी है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बोतल हमारे लिए क्या हुआ? सिस्टम हुआ। आया समझ में? उसके बाद सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या हो गया कि जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको छोड़कर जो भी चीजें होती है उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। ठीक, तो उस बोतल को छोड़कर जो भी चीजें होंगी सारा सराउंडिंग होगा। और जब ये दोनों सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करता है, और इस दोनों को जो अलग सेपरेट करने का जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। ठीक, बाउंड्री के हमने दो टाइप पढ़े थे। कौन कौन होता है? देखिए, एक हम लोगों ने पढ़ा था डायाथर्मिक बाउंड्री, और एक हम लोगों ने पढ़ा था एडियाबेटिक बाउंड्री। तो डायाथर्मिक बाउंड्री को क्या होता है? जिससे हीट ट्रांसफर हो सकता है, और एडियाबेटिक जिससे हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सिस्टम के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम देखते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखिए, जो सिस्टम का टाइप्स होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज्ड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ठीक, तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिससे मास भी क्या हो? मास उसका चेंज हो, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो। मास के साथ साथ एनर्जी का जब एक्सचेंज हो जिस सिस्टम में, वो हमारा कहलाता है ओपन सिस्टम। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये मान लीजिए हमारा कप है, इस कप में चाय रखा हुआ है, तो क्या है? ऊपर से ये खुला हुआ है, ये हो गया ओपन सिस्टम। यानी कि हीट जो है, एनर्जी जो है, ये इधर से भी बाहर निकलेगा, इधर से भी बाहर निकलेगा, इधर से भी बाहर निकलेगा, तभी तो ये हमें गर्म दिखता है, गर्म छूने पे लगता है। उसके बाद ऊपर से तो मास का एक्सचेंज भी हो सकता है ना इधर से। ये हमारे लिए एक ओपन सिस्टम हुआ। क्या हुआ? ये हमारे लिए एक ओपन सिस्टम, यानी कि जहां से मास के साथ साथ एनर्जी दोनों का क्या हो? एक्सचेंज हो, तो हमारे लिए क्या होगा? ओपन सिस्टम। इसके बाद आते हैं क्लोज्ड सिस्टम पे। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, मास चेंज नहीं होता है, लेकिन एनर्जी जो होता है वो चेंज होता है। एनर्जी कैन एक्सचेंज। ठीक है, एनर्जी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, बट मास चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कप था, कप के ऊपर हमने एक ढक्कन रख दिया, तो क्या हुआ? यहाँ से क्या होता है? यहाँ इसमें हीट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, बट क्या मास का एक्सचेंज हो रहा है इसमें? नहीं ना। ये हमारे लिए क्लोज सिस्टम कहलाया। क्या हुआ? ये एक क्लोज्ड सिस्टम होगा। ठीक, अब आइसोलेटेड सिस्टम। आप लोगों ने थर्मस देखा होगा, उस थर्मस में क्या होता है कि ठंडा पानी ठंडा रहता है, गर्म पानी गर्म रहता है।
क्यों? क्योंकि इसमें ना तो मास एक्सचेंज होता है और ना एनर्जी एक्सचेंज होता है। मास नॉट चेंज और एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो इतना समझ में आ गया ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम किसको कहेंगे? जिसमें मास चेंज हो, एनर्जी चेंज हो, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा? जिसमें मास चेंज ना हो बट एनर्जी का चेंज हो। आइसोलेटेड क्या हो गया? जिसमें मास भी ना चेंज हो और एनर्जी भी ना चेंज हो। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल ये हो गया। किसका एग्जाम्पल है ये? ओपन सिस्टम का। अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? क्लोज सिस्टम का। आप लोगों ने घर में थर्मस देखा होगा, वो थर्मस किसका एग्जाम्पल होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक। अब ओपन सिस्टम का और भी ज्यादा एग्जाम्पल, जैसे एनिमल हो गया, तो एनिमल का क्या होता है? मास चेंज हो सकता है, एनर्जी भी उसमें चेंज होता है। उसके बाद जो पोखर हो गया, तालाब वगैरह, वो भी क्या है? एक ओपन सिस्टम है। ट्री क्या है? ओपन सिस्टम है। बट क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने कप के बारे में देखा। इसके बाद कोई चीज ढका हुआ है ढक्कन से, जैसे प्रेशर कुकर बंद है, कुकर का ढक्कन लगा हुआ है, तो क्लोज सिस्टम का उदाहरण हो गया। बोतल का ढक्कन लगा हुआ है तो क्लोज सिस्टम का उदाहरण हो गया। अब आइसोलेटेड सिस्टम जैसे थर्मस हो गया। ठीक। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि सबसे ज्यादा आइसोलेटेड, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड क्या हो सकता है? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो सकता है? आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो सकता है, जो कि बिल्कुल एक परफेक्ट हो। तो आगे, अब हम लोग आगे चलते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बाद तो आगे हमारा है कुछ प्रॉपर्टीज जो कि जानना जरूरी होता है इस चैप्टर में। वो प्रॉपर्टीज है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम लोग दो प्रॉपर्टीज को इसमें पढ़ेंगे। एक हमारा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक। इसके बाद दूसरा हमारा है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है क्या? तो देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो कि डिपेंड करता हो किस पर? अमाउंट और क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो मैटर के। यानी कि द प्रॉपर्टीज which depends on amount of which depends on amount or quantity of matter, वो हमारा कहलाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी कि द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक। जो कि अमाउंट और क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो, वो हमारा कहलाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल के लिए वॉल्यूम। ठीक। वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, मास हो गया, ये सब क्या हो गया? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का उदाहरण हो गया। जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स है, काइनेटिक एनर्जी हो गया,
आपका पोटेंशियल एनर्जी जिसको यू से डिनोट करते हैं, ये सारा क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर में आता है। ठीक, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, जो मैटर के अमाउंट और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो। ठीक, इंटेंसिव समझ में आ गया, एक्सटेंसिव समझ में आ गया। एक्सटेंसिव क्या है, जो कि अमाउंट और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है मैटर के, तो मास, वॉल्यूम, एरिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और भी और एग्जांपल हो सकते हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, जो कि अमाउंट और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो एग्जांपल होगा वो एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको पहला एग्जांपल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, ये सारे प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद और भी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का। ठीक, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, जो कि मैटर के अमाउंट और क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड ना करता हो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए इस लॉ को आखिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों कहा गया, तो क्यों कहा गया, क्योंकि ये सबसे पहला एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सबसे पहला जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था वो यही था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ दिया था गिवन बाय राल्फ एच फॉलर, राल्फ एच फॉलर के द्वारा 1931 में। कब दिया गया, 1931 में। किनके द्वारा दिया गया, राल्फ एच फॉलर, राल्फ एच फॉलर के द्वारा ये लॉ दिया गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब ये लॉ क्या कहता है कि यदि मान लीजिए सिस्टम तीन है, ए बी और सी, तीन सिस्टम है, ए बी और सी, ये तीन हमारे पास सिस्टम है। कौन कौन, ए बी और सी। यदि ए जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, यानी कि ए जितना टेम्परेचर पे उतना है सी भी उतना ही टेम्परेचर पे। मान लीजिए 300 केल्विन पे है तो सी भी 300 केल्विन पे है। अब यदि बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये लॉ क्या कहता है कि यदि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये ए जो होगा बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, यानी कि जब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि तीनों सिस्टम जो होगा वो क्या होगा,
एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में था, बी सी के साथ था, तो ए बी के साथ होगा। ठीक, ए सी के साथ होगा, बी सी के साथ होगा। यही कहता है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि कोई दो सिस्टम जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो तीसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, या तीनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, ये लॉ आपको समझ गया। इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन ऑल सिस्टम विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या होगा, एक थर्मल इक्विलिब्रियम में सब होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या क्या रियल लाइफ का एप्लीकेशन है इसका, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। तो पहला थर्मामीटर में होता है, थर्मोमीटर में। ठीक, इसके बाद इसका होता है फूड इंडस्ट्री में भी होता है। उसके बाद रूम को ठंडा रखने में थर्मोस्टेट से। ये सब इसका क्या हो गया, रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है। ठीक, मटेरियल इंडस्ट्री में भी होता है इसका यूज, मटेरियल इंडस्ट्री में भी होता है। ठीक, क्लाइमेट कंट्रोल में भी होता है। तो इस सब का यूज होता है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक, तो ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया कि यदि तीन सिस्टम है हमारे पास ए बी सी, यदि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए जो होगा वो बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन थर्मामीटर, फूड इंडस्ट्री, मटेरियल इंडस्ट्री, क्लाइमेट कंट्रोल तीनों में होगा। ठीक, अब आगे के वीडियो में हम लोग एक चीज जो थर्मामीटर का एप्लीकेशन है कि थर्मामीटर कैसे काम करता है, वो आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।